नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको इस हफ्ते की कोर्ट से बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने इस योजना के लिए 31 जुलाई 2021 की समय सीमा तय की है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को बड़ा लाभ मिलेगा और देश के किसी भी हिस्से में उन्हें राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण प्रवासी कामगारों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से दोबारा बुरी तरह प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और एनआईसी 31 जुलाई तक असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करें। कोर्ट ने कहा कि नेशनल डाटा ग्रिड पोर्टल का काम पूरा कर असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य मजदूरों को मुफ्त राशन देने की योजना तैयार करे, केंद्र सरकार राशन उपलब्ध करवाए, साथ ही महामारी तक सामुदायिक रसोई जारी रहे। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट बेहद विस्तार से सुनवाई की थी। इस सुनवाई का मुख्य बिंदु था कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए किसी आपदा की स्थिति में उन तक कोई राहत सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की जानकारी रखने वाले पोर्टल के लिए 21 जुलाई की समय सीमा तय कर दी है। इस पोर्टल के लिए पिछले 2 साल चर्चा चल रही है। इस पोर्टल पर सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा और उनकी एक पहचान होगी। इससे सरकार को योजना को सभी तक पहुंचाने के लिए मदद मिलेगी। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि सभी राज्यों को 31 जुलाई तक इसे लागू करना होगा। मजदूरों और गरीबों को जो सामुदायिक रसोई के जरिए भोजन दिया जाना है, वो महामारी तक रहने जारी रहे। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने 11 जून को इस संबंध में कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप चोकर की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और इस सिलसिले में एक नई याचिका 2020 के स्वतः संज्ञान वाले लंबित मामले में दायर की गई थी। कोर्ट ने पिछले साल मई महीने में ही कोविड की वजह से परेशान प्रवासी कामगारों के हित में संज्ञान लिया था और कई निर्देश जारी किए थे। अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए पीठ ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा था, ताकि प्रवासी कामगारों को अन्य राज्यों में अपने काम की जगहों पर राशन मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिण कोलकाता के पुलिस उपायुक्त राशिद मुनीर खान के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करने के लिए जादवपुर का दौरा करने में बाधा डालने में विफल रहने के लिए अदालत की अवमानना के लिए नोटिस, जी हां, कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के संबंध में दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए भी आदेश दिए हैं, जिसे राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के मद्देनजर भीड़ द्वारा कथित रूप से मार दिया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को उन सभी व्यक्तियों को उचित चिकित्सा उपचार देने का आदेश दिया है जो राज्य में कथित चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान घायल हुए थे।
एसीजे राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की 5 जजों की बेंच ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मामले दर्ज करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कुछ क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी नोटिस जारी किया कि वे कारण बताएं कि हिंसा को रोकने में विफल रहने पर उनके खिलाफ अवमानना क्यों न की जाए। एनएचआरसी की रिपोर्ट को 30 जून को रिकॉर्ड पर रखा गया था। हालांकि एनएचआरसी के वकील सुबीर सान्याल ने बेंच को सूचित किया था कि वो केवल एक आंशिक रिपोर्ट है और अधिक समय के लिए अनुरोध किया है ताकि सीमित सभी प्रभावित स्थानों का दौरा कर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में दायर की गई थी और अदालत ने इसकी सामग्री का खुलासा करने या राज्य के वकील के साथ इसकी एक प्रति साझा करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इसने स्पष्ट किया कि 13 जुलाई को समिति की अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद राज्य को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने मृतक भाजपा सदस्य अभिजीत सरकार की सेकेंड ऑटोप्सी का आदेश दिया है, जिसे कथित तौर पर चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान टीएमसी सदस्यों द्वारा कथित तौर पर मार दिया गया था। एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत सरकार की कथित हत्या का संज्ञान लिया है। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि वो मामले में कोई निर्देश नहीं दे रही, पर उसने शव का फिर से पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 13 जुलाई को तय की गई है और इससे पहले हाईकोर्ट ने एंटली निर्वाचन क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के समन्वय के लिए एनएचआरसी, एसएचआरसी और एसएलएसए द्वारा नामित सदस्यों की एक समिति का गठन किया था। इसे राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को उन विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों पर गौर करने का भी निर्देश दिया था जिन्हें उनके घरों में लौटने से रोका जा रहा है और उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बंगाल सरकार को नोटिस भेजा। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मामले में पक्षकार हैं, लेकिन उनके नाम से कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। लखनऊ के वकील रंजना अग्निहोत्री ने हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा की एसआईटी से जांच कराने, पीड़ितों को मुआवजा या आर्थिक मदद देने और मुहैया सुरक्षा कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया है, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई शहरों, कस्बों और गांवों में हुई हिंसा, आगजनी और मनमानी की घटनाओं के पीछे जिम्मेदार लोगों और कारणों की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्य सरकार को वैसे लोगों का पुनर्वास कराने के आदेश दिए जाएं जो अपना घर छोड़कर असम या अन्य राज्यों में विस्थापित हो गए हैं। याचिका में केंद्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार को राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए जाएं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद 2 मई से शुरू हुई राजनीतिक हिंसा की अदालत की निगरानी में एसआईटी से जांच और सभी पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश जारी करने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह गोधरा कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था, उसी तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा और बलात्कार की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा था कि मैं मामले की सुनवाई नहीं करना चाहती। बताया जा रहा है कि जस्टिस इंदिरा बनर्जी कोलकाता से हैं। हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार के अलावा कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। पश्चिम बंगाल की एक 60 साल की महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 4 मई की रात को उसके पोते के सामने उसके साथ सामूहिक रेप किया। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी या NLSIU बेंगलुरु द्वारा जारी संशोधित प्रवेश अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये कोई अंतरिम आदेश नहीं है, मामले को अगस्त में सूचीबद्ध करें, परीक्षा जारी रहेगी। साथ ही कोर्ट में कहा कि ये मुद्दा न्यायिक परीक्षा के लिए खुला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर के कर्नाटक में आदिवासित छात्रों के लिए अपनी 25% सीटों को क्षैतिज रूप से आरक्षित करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NLSIU को संशोधित प्रवेश अधिसूचना में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए 23 जुलाई को निर्धारित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट या CLAT को चलने की अनुमति दी है। अंतरिम प्रार्थना एक विशेष अनुमति याचिका में की गई थी, जिसे कर्नाटक राज्य द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के अक्टूबर 2020 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। इसे कर्नाटक विधानसभा द्वारा कर्नाटक के छात्रों के लिए 25% आरक्षण प्रदान करने के लिए पारित संशोधन अधिनियम को रद्द कर दिया था। स्थगन की मांग करने वाले आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने तर्क दिया कि संशोधित प्रवेश अधिसूचना कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलटने का एक प्रयास है। एजी ने यह भी कहा है कि शंकर नारायण के मुवक्किल ने एक जनहित याचिकाकर्ता की हैसियत से अदालत का दरवाजा खटखटाया। कॉलेज प्रवेश मामलों में जनहित याचिका नहीं हो सकती। जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायण ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि कर्नाटक के छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य ने पिछड़ेपन पर कोई अध्ययन नहीं किया है। शंकर नारायण ने तर्क दिया, विश्वविद्यालय अंतिम समय में खेल के नियमों को नहीं बदल सकता। इसके बाद उन्होंने बेंच से अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह किया। वरिष्ठ वकील ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि NLSIU का एक विशिष्ट राष्ट्रीय चरित्र है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसकी स्थापना में शामिल है। हालांकि पीठ को कोई अंतरिम आदेश पारित करने के लिए राजी नहीं किया गया। पीठ ने CLAT की तारीख 23 जुलाई से पहले शंकर नारायण द्वारा पोस्टिंग के लिए की गई प्रार्थना को भी ठुकरा दिया। पीठ ने मामले को अगस्त के लिए पोस्ट कर दिया। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि कोई अंतरिम आदेश नहीं है, मामले को अगस्त में सूचीबद्ध करें, परीक्षाएं जारी रहेंगी। इसने कहा है कि ये मुद्दा न्यायिक परीक्षा के लिए खुला होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के पिछले साल के फैसले के खिलाफ कर्नाटक राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में अंतरिम प्रार्थना मांगी गई थी, जिसने विधायिका द्वारा पेश किए गए 25% आरक्षण को रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देश में कोरोना वायरस से हुए मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और केंद्र सरकार को महामारी से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुआवजा तय नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या NDMA 6 सप्ताह के भीतर प्रत्येक कोविड पीड़ित को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि निर्धारित करने का दिशा निर्देश जारी करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि NDMA अपने वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहा। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह की बेंच ने गौरव कुमार बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और दीपक कंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामलों में ये फैसला सुना है। कोरोना से मौत होने वाले मरीजों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे। हालांकि कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है। कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश 6 हफ्ते में तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अनुग्रह राशि प्रदान न करके NDMA अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संवैधानिक दायित्व है कि वह कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की सिफारिश करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करे। कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति के दायरे पर चर्चा करने के बाद कहा कि वह सरकार को मुआवजे के रूप में एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं और विभिन्न जरूरतों को और क्षेत्रों को पूरा करना है, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, महामारी से प्रभावित प्रवासियों का कल्याण और सरकार को अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव से निपटना भी है। कोर्ट ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अनुग्रह सहायता से सरकार पर वित्तीय दबाव पड़ेगा, इसीलिए मामले को राष्ट्रीय प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया है। मुआवजे की रकम क्या होगी, ये सरकार को खुद ही तय करना है।
क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्चे भी करने हैं। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल की जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की गई है। इस मामले पर पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुआवजा देने को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताया था। पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने में असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि इससे सरकार का खजाना खाली हो सकता है। सरकार ने कहा था कि हमारा फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को आगामी चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाओं में ऑप्ट आउट विकल्प में शामिल होने की अनुमति दी है जो खुद कोविड से पीड़ित हो या जिनके परिवार के सदस्य हाल ही में कोविड-19 से पीड़ित हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है अगर पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन से प्रभावित उम्मीदवारों को भी ऑप्ट आउट करने की अनुमति दी जाएगी और अगली परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI को निर्देश दिया है कि वो 5 जुलाई से शुरू होने वाली सीए परीक्षा में उम्मीदवार को ऑप्ट आउट विकल्प दे जो उसके लिए कोविड से संबंधित कठिनाइयों के लिए अपने या परिवार के सदस्य के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय ने ऑप्ट आउट विकल्प की मांग के लिए आरटी-पीसीआर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की ICAI की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया। कोर्ट ने ICAI की उस नीति को भी खारिज कर दिया जिसमें उसी शहर के भीतर परीक्षा केंद्र बदलने पर ऑप्ट आउट विकल्प नहीं दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा केंद्र का परिवर्तन शहर के भीतर होने पर भी ऑप्ट आउट विकल्प दिया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने ICAI की आवश्यकता में हस्तक्षेप नहीं किया कि जुलाई परीक्षा से ऑप्ट आउट वाले छात्र को अगले चक्र में सभी समूह पेपरों में फिर से उपस्थित होना होगा। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने 5 जुलाई से शुरू होने वाली सीए परीक्षा से संबंधित 3 याचिकाओं का निपटारा करते हुए निर्देश जारी किए। कोर्ट ने ICAI को परीक्षा आयोजित करने और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रिया के सख्त पालन में संसाधनों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पीठ ने राहत को केवल ऑप्ट आउट विकल्प के मुद्दे तक सीमित कर दिया और याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों पर विचार करने से इनकार कर दिया। बेंच द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है। ऐसे उम्मीदवार के लिए ऑप्ट आउट का विकल्प चुनें जो खुद संक्रमित हो या परिवार वाले संक्रमित हों। ऐसे उम्मीदवार को पुराने और नए पाठ्यक्रम दोनों के लिए अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवार को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है अगर पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। लॉकडाउन से प्रभावित उम्मीदवारों को ऑप्ट आउट करने की अनुमति दी जाएगी और अगली परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति भी दी जाएगी। संक्रमित को ऑप्ट आउट की अनुमति दी जाएगी और इसे एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा। वो अगले नवंबर चक्र में परीक्षा दे सकते हैं। उसे नियमानुसार बैकअप परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। मंगलवार को कोर्ट ने ICAI से पूछा था कि क्या आरटी-पीसीआर प्रमाण पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक तरीकों को यह आकलन करने के लिए अपनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। टी सीरीज कंपनी के दिवंगत संस्थापक गुलशन कुमार मर्डर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है। उधर तौरानी के बरी होने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। इस मामले में 24 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी अब्दुल रऊफ की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मुंबई सेशन कोर्ट की ओर से रऊफ को सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है क्योंकि वो पहले ही पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार की अपील खारिज करते हुए रमेश तौरानी को बरी किए जाने का फैसला बरकरार रखा। उन पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। तौरानी के बरी होने पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि तौरानी को बरी करने के खिलाफ फिर से अदालत में अपील करेंगे।
अब्दुल रऊफ को सेशन कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी साफ कहा है कि रऊफ किसी भी तरह की उदारता का हकदार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले जब वो पैरोल पर बाहर हुए थे तो वो तुरंत बांग्लादेश फरार हो गए थे। कहा जा रहा है कि रऊफ के भाई राशिद मर्चेंट को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसे पहले बरी कर दिया गया था। जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया। गुलशन कुमार से जुड़ी कुल 4 याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। इनमें 3 अपील रऊफ मर्चेंट, राकेश चंचला और राकेश खाउकर को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ की गई थी। अब्दुल रऊफ मर्चेंट को आईपीसी की धारा 302, 307 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की 27 के लिए दोषी ठहराया गया था। अब्दुल रशीद दाऊद मर्चेंट को भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 302, 120B और धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी। हत्या के बाद से अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट फरार था और 10 नवंबर 2016 को फेक पासपोर्ट मामले में उसे बांग्लादेश से पकड़कर प्रत्यार्पित कर मुंबई लाया गया था। गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अब्दुल को 2002 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो औरंगाबाद जेल से सजा काट रहा था। 2009 में वो औरंगाबाद जेल से अपने परिवार से मिलने के लिए पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन पैरोल समाप्त होने से पहले ही बांग्लादेश भाग गया था। 12 अगस्त 1997 को मुंबई के साउथ अंधेरी इलाके में स्थित चितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गोली मारकर गुलशन की हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि अबू सलेम ने सिंगर गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए देने के लिए कहा था। गुलशन कुमार ने मना करते हुए कहा था कि इतने रुपए देकर वो वैष्णो देवी में भंडारा कराएंगे। इस बात से नाराज सलेम ने शूटर राजा के जरिए गुलशन कुमार का मर्डर करवा दिया था। अबू सलेम ने गुलशन कुमार के मारने की जिम्मेदारी दाऊद मर्चेंट और विनोद जगताप नाम के 2 शार्प शूटर्स को दी थी। 9 जनवरी 2001 को विनोद जगताप ने कबूल किया कि उसने ही गुलशन कुमार को गोली मारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच के सदस्य रहे जस्टिस अशोक भूषण 4 जुलाई को रिटायर होंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि जस्टिस अशोक भूषण अपने जजमेंट के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस उनका बुधवार को आखिरी डे वर्किंग था। कई राज्यों के जजों ने भी उन्हें विदाई संदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने भी अपने संदेश के जरिए उनके योगदान को सराहा। माननीय अशोक भूषण जी की बात है, वह जैसे एक संत के रूप में जो मेहनत होती है, अपने काम के प्रति जो समर्पण होता है, वह एक उस बात के सिंबल है और बहुत कुछ हम लोगों ने उनसे सीखा। माननीय न्यायमूर्ति अशोक भूषण जी हमारे बार के सम्मानित सदस्य थे, बहुत मेहनती थे, अदालत में राइट टाइम पहुंचने वाले व्यक्ति थे। कभी भी वो उन अधिवक्ताओं में नहीं थे कि अगर वो विरोध में थे तो कोर्ट में न जाना, ये उनके स्वभाव में नहीं था। हमेशा अधिवक्ता कार्य के प्रति सजग। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।